नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा बेटा, पिछली क्लास में हमने लाइसोसोम तक सारे ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर लिए थे। आगे और भी ऑर्गेनल्स जो बचे थे, आज लेक्चर में उन सभी को अपन धीमे धीमे क्या करेंगे लाडलो, कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में या जो पिछले लेक्चर हैं उनमें मुख्यतः हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया लाडलो, प्लास्टिड को कवर किया। उसके बाद धीमे धीमे अपन आगे बढ़े साहब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, गोल्जी एपरेटस को, और भी आगे बढ़े तो अपन ने धीमे धीमे लाइसोसोम को पढ़ा था। फिर अपन आज जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या है बेटा? सेंट्रोसोम, या अपन कह सकते हैं सेंट्रियोल। इसका जो दूसरा नाम होता है, दूसरा रूप जो होता है, उसे अपन सेंट्रियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? सेंट्रियोल। याद रखेंगे सब, सेंट्रियोल। देखिएगा, खास बात यह है क्या होती है, समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिएगा बेटा, यह एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रॉड लाइक का मतलब एक फाइबर जैसा पतला महीन एक स्ट्रक्चर होता है। जब आप इसको लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे, कहने का मीन्स एक आपके पास रॉड है, आप उसको ऐसे ऐसे सीधा सीधा काटें। जब आप उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे वह स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है। तो आपको ये दोनों बातें सामने बिल्कुल सीधी नजर आ रही है। देखिएगा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों लगभग एक ही चीजें होती हैं, कोई फर्क नहीं होता है बच्चों। देखिएगा, समझने का बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाडलो, जो सेंट्रियोल होता है वह एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। कैसा होता है? झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। कहने का मीन्स यह एक ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स होता है बेटा, ऑर्गेनल्स होता है सब, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। कहने का मीन्स इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जब इसका आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखेंगे तो यह एक गाड़ी के पहिए जैसा नजर आता है। गाड़ी का पहिए का मतलब कुछ ऐसा होता है, आपने पुराने जमाने में बैलगाड़ी देखी होंगी, है ना बेटा? बैलगाड़ियों में जो पहिया लगा होता है, काट लगा होता है, उसी तरीके से सेम आपको इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। देखिएगा, जब इसे स्ट्रक्चर्स को अपन जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या नजर आएगा। जैसे गाड़ी का पहिया होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसे ये रॉड है, पूरी की छड़ है, एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर्स होता है। जब आप इसको यहां से क्रॉस करेंगे तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इसमें आपको कैसा स्ट्रक्चर्स नजर आएगा, वो थोड़ा स्ट्रक्चर्स को अपन समझते हैं। देखिएगा, इसमें छोटे छोटे बिल्कुल साइड से ट्रिपलेट होते हैं, जिसे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। इस संख्या में 9 होते हैं। जैसे एक जोड़ी ए हो गए, एक ए हो गए बेटा, 2, ऐसे कितने होते हैं? 9 होते हैं साहब, 2 है। फिर कौन से बना लिए अपन ने साहब? यहाँ पे 3 हो गए ये बेटा। फिर अपन ने यहाँ पे बना लिया 4, एक और बना लिया यहाँ पे 5, एक और बना लिया 6, एक और बना लिया साहब यहाँ पे 7, एक और बना लिया यहाँ पे 8, एक और बीच में यहाँ के बना देते हैं बेटा, चाहे यहाँ से हटा देते हैं। तो अपने पास एक कितने पेरिफेरल पर्दीय माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आते हैं। इसमें 9 पर्दीय माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए आपको नजर आ जाते हैं इसमें सा। तो याद रखेंगे, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बेटा। ये सब आपस में एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जिसे अपन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। और जो ट्रिपलेट होते हैं, कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? ट्रिपलेट। तो इसे अपन ट्रिपलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। याद रखेंगे, पर्दीय माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है, पर्दीय माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा जाता है इसको,
जो कैसे होते हैं बेटा, त्रिक फॉर्म में होते हैं, मीन्स ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं लाडलो? ए ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। याद रखेंगे इन बातों को सब। एक और बात याद रखेंगे, इसके जस्ट बीच में एक और ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, केंद्रीय माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे अपन केंद्रीय माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे सब। इसे अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, केंद्रीय, ये पर्दीय हो गया, केंद्र में होता है, इसलिए इसे कहा जाता है केंद्रीय माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रो ट्यूब्यूल, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स। याद रखेंगे साहब इस बात को, ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। मैं आपको खास बात बता दूं मेरे बच्चों, जो केंद्रीय माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है प्यारे बच्चों? प्रोटीन युक्त होती है। आप याद रखेंगे जो सेंट्रिक माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती है, जो सेंट्रिक माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। कहने का मीन्स प्रोटीन युक्त होती है प्यारे बच्चों। कैसी होती है? प्रोटीन युक्त होती है साहब। और इस पूरी संरचना को, जो केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, उसे अपन हब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हब कहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसे हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? हब कहा जाता है। इतनी संरचना समझते हैं। और भी समझते हैं साहब क्या होता है इसमें जितने भी ट्रिपलेट पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंट्रिक माइक्रोट्यूब्यूल से आपस में स्पोक्स द्वारा कनेक्टेड होती हैं। स्पोक्स द्वारा कनेक्शन का मतलब कुछ इस तरीके से आपस में एक कनेक्टेड होती हैं। आपस में ये सब कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। याद रखेंगे बेटा, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं साहब, जिन्हें स्पोक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? स्पोक्स कहा जाता है। याद रखेंगे, रेडियल स्पोक्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? रेडियल स्पोक्स कहा जाता है इनको साहब। याद रखेंगे, रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। मतलब कुछ ताने टाइप की होती है, जैसे पहिए में होती हैं। याद रखेंगे साहब। संयोजन को, ये क्या होते हैं? संयोजन होता है। किस किस के बीच संयोजन होता है मेरे बच्चों, बताइएगा? केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच और पर्दीय माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच संबंध होता है साहब। कहने का मीन्स कॉम्बिनेशन होता है उनका साहब। अब जैसे आगे बढ़ते हैं साहब, इनका काम क्या होता है? जो सेंट्रियोल होता है बेटा, जो सेंट्रोसोम होता है, उसका काम क्या निकल कर आता है? तो मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रियोल होता है वो सीलिया और फ्लैजिला के लिए, समझना मेरी बातों को, सीलिया और फ्लैजिला के लिए आधार काय बनाने का काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो विशेष काम होता है मेरे लाडलो, इस सेंट्रियोल का जो विशेष काम होता है, फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है सीलिया और फ्लैजिला के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों? सीलिया और फ्लैजिला के लिए। सीलिया और फ्लैजिला के लिए, फ्लैजिला के लिए आधार काय बनाना। फ्लैजिला के लिए आधार काय बनाना। आधार काय का मतलब होता है उसके लिए वेसल बॉडी बनाना, वेसल बॉडी का फॉर्मेशन करना, आधार काय बनाना। एक काम किसका होता है मेरे बच्चों, बताइएगा? एक काम होता है साहब सेंट्रियोल का या सेंट्रोसोम का साहब। दूसरी बात समझिएगा, दूसरा इसका काम क्या होता है? दूसरा जो इसका काम निकल कर आता है प्यारे बच्चों, वो काम होता है कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु स्पिंडल फाइबर्स, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करना, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, जिसके कारण क्या हो सके बेटा? कोशिका विभाजन हो सके, सेल डिवीजन हो सके। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक और खास बात बता दूं, एक और खास बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है,
यह सभी पादपों में अनुपस्थित होता है प्यारे बच्चों। यह मुख्यतः सभी पादपों में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। अब्सेंट होता है सभी प्लांट्स में। ये बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है सर। पहला, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है, बेसल बॉडी बनाने का काम करता है, किसके लिए? सीलिया और फ्लैजिला के लिए बेटा। और बाकी ये सब इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है, सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों? 9+0, याद रखेंगे। इसमें जो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है, सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो 9+0 के फॉर्म में होती है। किसमें होती है प्यारे बच्चों? 9+0 के फॉर्म में। 9 कैसी होती हैं आप देख पाएंगे, परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स, और जो केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो 0 होती है, कोई नहीं होती है उसमें साथ, तो याद रखेंगे सेंटर में। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो 9+0 होता है। ये बात बहुत ही ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है सब। तो ओवरऑल ये सब जो बातें पढ़ी हैं वो अपन ने किसके बारे में पढ़ी हैं मेरे बच्चों? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के बारे में पढ़ी हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी लोग बताएंगे। बाकी सारी बातें मैंने आपको स्क्रीन पे बता दी हैं, तो धीमे धीमे आप चीजों को सुने, याद करें साहब, हो सके तो लिखें भी चीजों को, एक रजिस्टर लेके बैठा करें आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपने पास कौन सा ऑर्गेनल्स आता है देखिएगा। ऑर्गेनल नेक्स्ट आने से पहले अपन इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं। ये शब्द आ चुका है, तो एक बार समझते हैं क्या होता है सीलिया बेटा और क्या होता है फ्लैजिला सा। तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की सा। समझना बेटा, बात करते हैं अपन सीलिया और फ्लैजिला की। सीलिया और फ्लैजिला की। सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला की अपन बात करते हैं, कैसे क्या क्या इसमें अरेंजमेंट होता है। सीलिया और फ्लैजिला देखिएगा बेटा, समझना, जो सीलिया होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं वो कहीं ना कहीं लोकोमोशन, कहीं ना कहीं कह सकते हैं मूवमेंट कराने में मदद करते हैं साहब। कैसे मूवमेंट कराने में मदद करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर भी जान लें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या क्या हमें नजर आता है। सीलिया भी जो होते हैं बेटा, उसमें जो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, समझना, इसमें भी जो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था होती है, व्यवस्था जो होती है वो 9+0 के 9+2 के फॉर्म में होती है। 9 का मतलब होता है 9, इसमें क्या होते हैं साहब? परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 होते हैं बेटा, 9 होते हैं इसमें परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स। परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 होते हैं केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स। केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल्स। यह अरेंजमेंट किसमें पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट होता है इसका भी। ये भी खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है ऐसा। ठीक है, एक और बात सुनना, इसमें जो सीलिया होते हैं वो सीलिया में बहुत सारे ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहने का मीन समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कोई सीलिया है सा, और यह कोई कोशिका की मेम्ब्रेन पर, जैसे एक कोई कोशिका बना लेते हैं अपन, किसी कोशिका की मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं बेटा? इस तरीके से उपस्थित होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर उस मेम्ब्रेन पर क्या हो जाते हैं? उपस्थित हो जाते हैं।
वही ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं लाडलो? सीलिया कहलाते हैं। और यह सीलिया किसके लिए उत्तरदायी होते हैं प्यारे बच्चों? मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अपने शरीर में? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे शरीर में ट्रैकिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा? ट्रैकिया में, जो वायुनाल होता है उसमें देखने को मिलते हैं साहब। जैसे ट्रैकिया है तो ट्रैकिया में इसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? सीलिया पाए जाते हैं साहब। याद रख पाएंगे? और ये सीलिया कहाँ पाए जाते हैं साहब? और बताइएगा। पैरामीशियम में। किसमें पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? याद रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल पैरामीशियम। किसमें देखने को मिलते हैं? पैरामीशियम में भी देखने को मिलते हैं साहब। सर फ्लैजिला क्या होता है सर? फ्लैजिला किसी भी कोशिका पर, समझना, फ्लैजिला किसी भी कोशिका पर एक तंतुक फॉर्म में ही उपस्थित होगा। याद रखना, फ्लैजिला हमेशा एक तंतुक फॉर्म में ही उपस्थित होगा। कहने का मीन्स उसमें एक ही फाइबर होगा साहब, ओनली वन फाइबर। याद रख सकते हैं, इसमें ओनली वन फाइबर ही होता है साहब, या एक ही ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ही धागा सा इसमें लटकता हुआ मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये सबसे ज्यादा आपने एक नाम सुना होगा, इगुलिना। इगुलिना में जो फ्लैजिला होता, इगुलिना में, या ऐसा कह सकते हैं इगुलिना में लोकोमोशन कराने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो फ्लैजिला ही होता है। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होता है इगुलिना का, आप याद रखेंगे। और इसमें यहाँ पर एक फाइबर्स नुमा स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, जैसे ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ये तो होता है जीवों में। और मानव में ये चीज कहाँ पाई जाती है? मानव में पाई जाती है शुक्राणुओं में। किसमें पाई जाती है बेटा? शुक्राणुओं में। याद रखेंगे, शुक्राणुओं में, स्पर्म्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्पर्म्स में, है ना। स्पर्म्स का आपने स्ट्रक्चर्स देखा होगा, उसमें भी क्या होता है? टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो स्पर्म को क्या करता है? लोकोमोशन कराने में मदद करता है। तो कहने का मीन्स जो फ्लैजिला होते हैं वो कहीं ना कहीं लोकोमोशन कराने में मदद करते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है सेल्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुंचाने का काम करते हैं मेरे बच्चों। और सीलिया किस में काम करते हैं? मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। तो ये अंतर होता है सीलिया में और किस में होता है प्यारे बच्चों? फ्लैजिला में होता है ना। सीलिया और फ्लैजिला के ऊपर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। याद रखेंगे, इसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित होती है। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है मेरे बच्चों। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं साहब। आगे अपन को क्या आता है देखते हैं साहब। आगे जो अपने पास निकल कर आता है साहब, वो आप देख पाएंगे बेटा, वो हमारे पास होंगे माइक्रो बॉडीज। ये भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स होता है जो हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, मीन्स सेल में देखने को मिल जाता है साहब। सबसे पहले हम बता दें, जो माइक्रो बॉडीज होती हैं बेटा, वो झिल्ली परिबद्ध संरचना है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। यह मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। झिल्ली परिबद्ध संरचना होती है, झिल्ली परिबद्ध संरचना होती है, झिल्ली परिबद्ध संरचना होती है। और इसमें मुख्यतः क्या देखने को मिलते हैं? एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो याद रखेंगे, एंजाइम उपस्थित होते हैं इसमें, एंजाइम उपस्थित होते हैं इसमें, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं साहब, है ना। याद रखेंगे, एंजाइम उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट एंजाइम्स, एंजाइम देखने को मिल जाते हैं इसमें। तीसरा इसका काम क्या होता है बेटा? यह जंतु, और खास बात यह है, यह जंतु और पादप कोशिकाओं में दोनों में ही उपस्थित होती है। तो याद रखेंगे, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल।
एंड प्लांट सेल, है ना। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। दोनों में उपस्थित होती है। दोनों में उपस्थित होती है। दोनों में उपस्थित होती, दोनों में पाई जाती है लाडलो। क्लियर है सर? ये भी बात याद रखेंगे आप। उसके अलावा कौन कौन सी माइक्रो बॉडीज होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, पेरोक्सिसोम क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? कॉमन वर्ड है हिंदी इंग्लिश, पेरोक्सिसोम। और क्या हो सकता है बेटा? और क्या होती है माइक्रो बॉडीज? और होती है ग्लाइऑक्सिसोम, 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 ग्लाइऑक्सिसोम। और क्या होती है बेटा? स्फीरोसोम आदि। स्फीरोसोम आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? माइक्रो बॉडीज के उदाहरण हैं साहब। आप इन सब बातों को याद रखेंगे बेटा। क्लियर है? छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं होता इस माइक्रो बॉडीज में। झिल्ली परिबद्ध संरचना होती है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं जो फालतू की चीजें होती हैं, वेस्टेज चीजें होती हैं, उनको नष्ट करने के काम कर देते हैं साहब। खास बात ये भी है कि यह जंतु और पादप कोशिका दोनों में ही उपस्थित होती है बेटा। किस फॉर्म में होते हैं? पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम और स्फोरिसोम, इस फॉर्म में ये देखने को आपको मिल जाते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है? छोटा सा ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें साहब। आगे से बढ़ते आगे देखते हैं आगे क्या है। अब अपने पास जो मेन चीज आती है वो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस केंद्रक। खास बात है, इंपोर्टेंट भी साहब है, तो चीजों को समझते हैं कैसे क्या होता है। अपन बात कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियस की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, केंद्रक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रक की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं बेटा, जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे इसे क्या कहा जाता है? सबसे खास बात, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है इसे। कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है बेटा? इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, याद रखें। कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है इसको। ठीक। दूसरी बात समझिएगा, केंद्रक का जो सबसे पहले वर्णन किया, जो बातें बताई सब, उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। क्या नाम था प्यारे बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। तो याद रखेंगे, केंद्रक को जिसने खोजा, जिसने डिस्कवर किया प्यारे बच्चों, जिसने खोजा, जिसने डिस्कवर किया, उसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। क्या था प्यारे बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन था। एक खास बात आप है याद रखेंगे, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ऐसा ही एक सेम सा शब्द मिलता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने साहब केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी मेरे बच्चों। क्लियर है साहब? अब बात करते हैं, इसमें एक शब्द आएगा क्रोमेटिन। क्या आता है प्यारे बच्चों? क्रोमेटिन। तो याद रखेंगे, जो क्रोमेटिन शब्द है वो फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, शब्द क्रोमेटिन, शब्द क्रोमेटिन, शब्द क्रोमेटिन फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया, द्वारा दिया गया, है ना। टर्म्स क्रोमेटिन किसके द्वारा दिया गया प्यारे बच्चों? टर्म क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग के द्वारा। ये बात याद रखेंगे, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया साहब।
टर्म क्रोमेटिन फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया, शब्द क्रोमेटिन फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। आगे इसमें में क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह नजर आएंगे, तो वो पहले ही बता दिया वो शब्द किसने दिया है, फ्लेमिंग ने दिया। ऐसा सबसे पहले आप याद रखेंगे, केंद्रक को आप आसानी से नहीं देख सकते, इसके लिए आपको बेसिक डाइज करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी बेटा, इसे क्षारीय रंजक द्वारा रंजित करना पड़ेगा। क्षारीय रंजक द्वारा रंजित करने से पहचान आ जाते हैं, मतलब बेसिक डाइज की जाते हैं, या एल्केलाइन डाइज भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या की जाती है प्यारे बच्चों, बेसिक डाइज की जाती हैं। बेसिक डाइज का मतलब कलर किया जाता है क्षारीय रंग का, तो वह अपना कलर दे देता है या अलग पहचाना जाता है उस वजह से। क्लियर है सर, याद रखेंगे। उसके बाद खास बात क्या है इसमें सर, अब इसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, यह एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। कैसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा यही बनाने का प्रयास करते हैं। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। यह इस तरीके से एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दोहरी झिल्ली का बना हुआ एक संरचना होती है। दोनों जो झिल्लियां होती हैं उनके बीच में बिल्कुल सेम जगह पर क्या देखने को मिलते हैं, पोर्स देखने को मिलते हैं, छिद्र देखने को मिलते हैं। सेम स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे भी इस तरीके से डबल मेम्ब्रेनस, यहाँ एक पोर्स नजर आया, एक पोर्स यहाँ नजर आया मेरे बच्चों, उसके बाद एक पोर्स यहाँ नजर आया आपको, उसके बाद ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच क्या नजर आते हैं, पोर्स नजर आते हैं। उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच आपको पोर्स नजर आते हैं। क्लियर है सर, होता कैसा है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना कैसी होती है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, यह है ना डबल मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेनस होता है, याद रखेंगे साहब, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस नजर आता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसके बीच जो स्पेस नजर आ रहा है मेरे लाडलो, इसके बीच जो स्पेस नजर आ रहा है उसे अपन पेरीन्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये बात खास है, इम्पोर्टेंट है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, परिकेंद्रीय स्थल कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो क्या कहा जाता है बेटा, परिकेंद्रीय स्थल कहा जाता है। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आई बात है। उसके बाद इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच सतत है, कहने का मीन समकालित, कहने के एक जैसी, जहां ऊपर वाली मेम्ब्रेन में पोर्स होगा उसी सेम जगह पर नीचे कहां होगा, इनर वाली मेम्ब्रेन में पोर्स होगा सा। तो इसमें पोर्स नजर मिलते हैं। ये पोर्स इसमें किस लिए पाए जाते हैं बेटा, तो याद रखेंगे ये पोर्स इसमें इसलिए पाए जाते हैं ताकि इस न्यूक्लियस से राइबोसोम्स, कुछ प्रोटीन्स का क्या हो सके प्यारे बच्चों, आवागमन हो सके। तो याद रखेंगे इसमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं, इसमें छिद्र देखने को मिलते हैं, पोर्स नजर होते हैं। इन पोर्स का काम क्या होता है, इन पोर्स का काम होता है, मैं यही लिख दे रहा हूं, इन पोर्स का काम होता है बेटा प्रोटीन व राइबोसोम को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो याद रखेंगे प्रोटीन और राइबोसोम के आवागमन के लिए होते हैं, प्रोटीन और राइबोसोम के आवागमन के लिए, आवागमन के लिए। क्लियर है सर, याद रखेंगे इसको, ताकि प्रोटीन और राइबोसोम एक दूसरे से क्या हो सके, आवागमित हो सके, ट्रांसफर हो सके। तो कोशिका द्रव्य से कहां आ सके, न्यूक्लियोप्लाज्म में आ सके, और न्यूक्लियोप्लाज्म से कहां जा सके बेटा, कोशिका द्रव्य में आ सके, जिससे वहां पर प्रोटीन का क्या हो सके प्यारे बच्चों, संश्लेषण हो सके सा। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्यारे बच्चों, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सतत होती है। कहने का मीन्स वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। क्या बनाती है प्यारे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका बनाती है। एक बात खास है, इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो
ER का फॉर्मेशन करती है, अंतः प्रद्रव्य जालिका का निर्माण करती है। साहब आपको मैंने बताया भी था, अंतः प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कौन सी होती है प्यारे बच्चों, बता दीजिएगा साहब, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टीरॉयड हार्मोन से लिपिड का संश्लेषण करता है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं खास बात एक और बता दूं, हर न्यूक्लियस के अंदर आपको एक न्यूक्लियोलस नजर आएगा। क्या नजर आएगा लाडलो? इसके अंदर आपको एक न्यूक्लियोलस नजर आएगा। याद बता दूं मैं, इसको अपन ने क्या कहा है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर आपको एक ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोलस नजर आएगा, न्यूक्लियोलस नजर आएगा, एक केंद्र का नजर आएगी। क्या नजर आएगी प्यारे बच्चों? केंद्र का नजर आएगी, है ना सर। और इसमें छोटे छोटे आपको फाइबर्स नजर आएंगे, छोटे छोटे आपको धागे नुमा संरचनाएं नजर आएंगी साहब। इसमें आपको छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं नजर आएंगी, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स भी कहते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे इस तरीके से फाइबर्स भी नजर आएंगे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे अनकंडेंस्ड फाइबर नजर आएंगे, जिन्हें अपन क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, क्रोमेटिन कहते हैं साहब, क्रोमेटिन कहते हैं, जिसे अपन क्रोमेटिन कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इसमें कुछ फाइबर्स नजर आते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका जो केंद्र का था साहब, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी, उनके काम क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनका काम चलता है साहब। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट ही है, तो अपन उसको भी कर ही लेते हैं बेटा, है ना। चल देखिएगा, समझिएगा। अपन बात करें एक केंद्र की, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, एक केंद्र की बात करें अपन, एक न्यूक्लियस की बात करें साहब, एक न्यूक्लियस की बात करें, एक केंद्र की बात करें साहब। तो केंद्रक में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ तो आपको बता दी थी मैंने, कुछ और समझ लेते हैं जो बता नहीं पाए। तो एक केंद्रक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो केंद्रक द्रव्य देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य देखने को मिलेगा साहब, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य में साहब आपको एक केंद्रिका नजर आएगी, इस केंद्रक द्रव्य में आपको एक केंद्रिका नजर आएगी, न्यूक्लियोलस नजर आएगा, न्यूक्लियोलस नजर आएगा प्यारे बच्चों, और इसी में आपको क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे प्यारे बच्चों, इसी में आपको क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आएंगे, क्रोमेटिन के धागे नजर आएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आएंगे इसी में आपको। ठीक है, इसी में आपको क्या नजर आएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स नजर। दोनों के काम क्या होते हैं समझते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, जो केंद्र का होता है बेटा, वो है झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। कैसा होता है, केंद्र का झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होता है, ऑर्गेनल्स होता है सा, कोशिकांग होता है। खास बात मैं आपको एक और बता दूं, जो केंद्र का होता है प्यारे बच्चों, उसमें आरएनए उपस्थित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। तो याद रखेंगे, इसमें आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि आरएनए का संश्लेषण स्थल कौन सा होता है, तो केंद्र का होता है। आरएनए संश्लेषण स्थल माना जाता है किसको प्यारे बच्चों, केंद्र का को। किसको माना जाता है, केंद्र का को माना जाता है साहब, क्योंकि यह किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है। किसका संश्लेषण करवाता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। क्योंकि आपको पता है, आरएनए का राइबोसोम शब्द आ जाए तो राइबोसोम का काम ही क्या होता है, प्रोटीन को संश्लेषित करना। तो कहीं ना कहीं यह प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है बेटा, ये याद रखेंगे साहब। क्लियर।
अब बात कर लेते हैं अपन क्रोमेटिन की। किसकी बात कर लेते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है सब तो याद रखें। क्रोमेटिन न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं साहब। यह एक न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं। यह आगे जाके कंडेंसेंस होके संघनित होकर, बेटा याद रखेंगे, यही क्रोमेटिन संघनित होकर कंडेंसेंस्ड होकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स क्रोमोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? क्रोमोसोम बनाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो एक काम होता है इसका। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें आरबीसी, जैसे कुछ ऐसी भी सेल्स होते हैं बेटा जिसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जैसे आरबीसी हो गई और क्या हो गई प्यारे बच्चों? संवहनी नलिका हो गई, सीव ट्यूब्स हो गई। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किन किन में अनुपस्थित होता है? तो मैं आपको बता दूं, यह आरबीसी में और सीव ट्यूब्स में। किस में होता है प्यारे बच्चों? सीव ट्यूब्स में, चालनी नलिकाओं में। चालनी नलिकाओं में यह केंद्रक क्या होता है? अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ये भी बात आपको क्या रखनी है लाडलो? याद रखनी है साहब। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिसमें या जिनकी कोशिकाओं में एक से ज्यादा केंद्रक आपको देखने को मिल जाते हैं साहब। वैसे तो सामान्यतः एक कोशिका में, सामान्यतः नॉर्मली बात कर रहे हैं बेटा, सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। एक ही केंद्रक होता है, मतलब कहने का एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, इंग्लिश में कहें तो सब। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस देखने को मिल जाते हैं, परंतु कुछ जीवों में एक से अधिक भी केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक से अधिक भी केंद्रक उपस्थित होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, बाउचेरिया। एक एग्जाम्पल आता है बेटा बाउचेरिया में एक से अधिक क्या देखने को मिलते हैं? एक कोशिका में केंद्रक देखने को मिलते हैं। बाउचेरिया और पैरामीशियम भी इसी का एग्जाम्पल है। बाउचेरिया और पैरामीशियम भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये दो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस, एक से ज्यादा केंद्रक देखने को आपको मिल जाते हैं लाडलो। क्लियर है साहब? तो ओवरऑल ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? केंद्रक के बारे में पढ़ा था सारी बातें साहब। ठीक है। इसके अलावा जो क्रोमेटिन अपन को मिले हैं, आगे जाके क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बनाते हैं लाडलो? क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। अब क्रोमोसोम कैसे बनता है कहने का मीन्स, क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे कंडेंसेंस्ड होते हैं, कैसे संघनित होते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। अभी तक जो आपको दिक्कतें हो तो वो मुझे बताएं। बाकी धन्यवाद बेटा। क्लियर है?